चलो ध्यान दो, हम लोग क्या कल क्या पढ़े थे? तंत्रिका तंत्र के कितने प्रमुख भाग होते हैं? तो तंत्रिका तंत्र के 3 प्रमुख भाग होते हैं। कौन कौन सा? तो हम क्या बोलते हैं? पहला मस्तिष्क, पहला मस्तिष्क, ये हम लोग पढ़ चुके थे। अरे यार मस्तिष्क उल्टा नहीं किया, मस्तिष्क, ठीक है। मस्तिष्क कैसे किस कोशिकाओं का मिलकर बना था? न्यूरॉन कोशिकाओं से बना था। किससे? न्यूरॉन कोशिका। इसका वजन कितना होता है? तो मैक्सिमम 1300 ग्राम लिख देते हैं, 1300 ग्राम। किसी किसी बुक में पढ़ोगे तो 1250 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम तक, ठीक है। तो 1300 ग्राम के लगभग इसका वजन होता है, ठीक है। ये किस किस कोशिकाओं से मिलकर बना था? क्या बताओगे? न्यूरॉन कोशिकाओं से। किससे? न्यूरॉन। अच्छा, इसके बारे में एक रोचक बात है, हम लोग सेल कोशिकाओं के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। कोशिकाओं में एक होता है सेंट्रोसोम। क्या होता है? सेंट्रोसोम, यानी कि तारकाय। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? तारकाय, जो कोशिका विभाजन में मदद करता है। यह सेंट्रोसोम यानी तारकाय मस्तिष्क के न्यूरॉन सेल में नहीं पाया जाता है। न्यूरॉन सेल में नहीं भाई, इसलिए मस्तिष्क में अगर घाव लग जाता है, चोट लग गया ना, एकदम चोट लग गया, तो उस समय अब सेल विभाजन होगा नहीं तो जल्दी ठीक नहीं होता है। इसलिए गाड़ी पर चलते समय पुलिस कहती है कि कपारे पे वो हेलमेट लगा के चले, नहीं तो एक के बार लगेगा ना, वारा न्यारा हो जाएगा, निकल जाओगे। न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम पाया नहीं जाता है, सेल विभाजन होगा नहीं तो ठीक जल्दी होगा नहीं। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1300 ग्राम मान के चलो। अगर आगे जाओगे तो आप पढ़ोगे 1250 ग्राम से लेके 1500 ग्राम के लगभग होता है। कोई दिक्कत इसमें? मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? कल पढ़े थे ना 3। कौन कौन सा? अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। थोड़ा सा ना कठिन है प्रोनाउंसिएशन, बोले से मध्य ये, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे? तो नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे रीढ़ रज्जु। क्या पढ़े थे? रीढ़, इससे उड़ा रीढ़ रज्जु, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट बचा क्या चीज? तंत्रिकाएं। हाँ हाँ, रीढ़ रज्जु, तंत्रिकाएं। क्या चीज? तंत्रिकाएं। तंत्रिकाएं पढ़ चुके थे। हमारे पूरे शरीर में तंत्रिकाओं का क्या पता है? जाल फैला हुआ है, जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे जगह क्या करता है? ट्रांसफर करता है। तंत्रिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2। कितने प्रकार की? 2। ये हम लोग को पढ़ना था, पर पावर कट होकर जाने वजह से नहीं पढ़ पाए। पहला कपाल तंत्रिकाएं, पहला, और दूसरा है रीढ़ तंत्रिकाएं। दूसरा क्या है? रीढ़ तंत्रिकाएं। यहाँ से किसी को दिक्कत? ये तो समझ चुके थे कल हम लोग, आज में समझेंगे। क्या बताओगे? तंत्रिकाएं 2 प्रकार की होती है, एक होता है कपाल तंत्रिका, एक होता है रीढ़ तंत्रिका। कपाल तंत्रिका देखो, हमारे गर्दन के ऊपर खोपड़ी में पाए जाने वाली समस्त तंत्रिकाएं क्या कहलाएंगी? कपाल तंत्रिकाएं। यह क्या करती हैं? संवेद ज्ञानेंद्रिय, हम लोग समझ, ज्ञानेंद्रिय हम जानते हैं हम लोग ज्ञानेंद्रिय क्या होती हैं? यह ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बाहर के एनवायरनमेंट के परिवर्तन को ऑब्जर्व करती है। ऑब्जर्व मतलब देखती हैं, समझती हैं। तो बाहर कोई परिवर्तन हो रहा है, इसको किसके द्वारा? कपाल तंत्रिका कैसे अवशोषित करेंगे या कैसे ऑब्जर्व करेंगी? तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। ज्ञानेंद्रिया क्या हमें पता है ना, हमारे पास ज्ञानेंद्रिय कितने होते हैं? 5। आंख, नाक, जीभ, त्वचा और कान, ये मिला के 5 ज्ञानेंद्रिय है। इन्हीं के द्वारा क्या करती हैं? कपाल तंत्रिकाएं बाहर के वातावरण के परिवर्तन को समझती हैं और हमें उसी तरह सूचना हम लोग को प्रदान करती हैं। किसमें पाए थे? गर्दन के ऊपर। समस्त तंत्रिका क्या कहलाती हैं? कपाल तंत्रिका। बात सुना रहा है? यह ऐच्छिक क्रियाएं इनके द्वारा होती है। ऐच्छिक क्रिया सूंघना, जब मन करेगा तब भी ना सूंघेंगे, हाँ। देखना, नहीं मन नहीं लो आंख मूंद लिया नहीं देखेंगे। बात समझ रहा है? तो कपाल तंत्रिका क्या आती है? समस्त ऐच्छिक क्रियाओं पर इनका ध्यान रहता है। ये खोपड़ी के ऊपर पाई जाती है। खोपड़ी से नीचे, यहाँ गर्दन से नीचे वाला समस्त तंत्रिका किसमें आती है? रीढ़ तंत्रिका में। क्या बताओगे? यहाँ से नीचे नाम इसका रीढ़ तंत्रिका, मतलब किससे जुड़ी रहती है? रीढ़ से। कपाल तंत्रिका किससे जुड़ी रहती है? डायरेक्ट ब्रेन से। बात समझ रहा है? एकदम नाम से क्लियर है, कोई दिक्कत? तंत्रिका कितने प्रकार की होती हैं? 2। ऊपर कपाल तंत्रिका, नीचे रीढ़ तंत्रिका। कपाल तंत्रिका क्या करती हैं? जो ऐच्छिक क्रियाओं पर अपना कंट्रोल बनाए रहती हैं, और रीढ़ तंत्रिका क्या करती है? जो अनैच्छिक क्रिया, जैसे छुआ के लब से हट जाना नहीं, और क्या होता है ये? जैसे आँख कैसे झपक जाना लो नहीं, हमारे शरीर में क्या खाना अपने मन में पच रहा है, हार्ट अपने मन में बीट कर रहा है, ये सब अनैच्छिक प्रक्रिया है। तो अनैच्छिक प्रक्रिया किस पर ध्यान कौन कंट्रोल करता है? रीढ़ तंत्रिका। ज्यादातर अनैच्छिक प्रक्रिया को कौन ध्यान देता है? रीढ़ तंत्रिका। इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या? आगे बढ़े। अब हम लोग को पढ़ना है ये अंतःस्रावी ग्रंथियां। ग्रंथियां में क्या काम करते हैं, इतना समझ लो, फ्लो चार्ट बना लो, हम आगे अंतःस्रावी ग्रंथियां समझा। चलो, अब हमारा देखो क्या बताए थे हम कि जंतुओं में
जंतुओं में जितने भी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल यानी उन पर क्या नियंत्रण दो तंत्र मिलकर लगाते हैं। उनको नियंत्रण कौन करते हैं? दो तंत्र मिलकर उसको नियंत्रित करते हैं। पहला हम लोग बोले थे तंत्रिका तंत्र और दूसरा क्या बोले थे हम लोग? हार्मोन। दूसरा क्या था? हार्मोन यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां इसको बोलते हैं इंडोक्राइनल ग्लैंड बोलते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड। देखो तंत्रिका तंत्र के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके थे। हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियां यह भी क्या करती हैं कि जंतुओं में जितने भी जैविक प्रक्रिया उनको नियंत्रित करते हैं। उनको क्या करती हैं? नियंत्रित करती हैं। देखो होता क्या है हमारे शरीर में, जैसे अब तुमसे पूछें एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लोग ऐसे आराम से खड़े हैं, ऐसे आराम से खड़े हैं, बाहर ऐसे आराम से खड़े हैं, अचानक कोई कुत्ता आके हम लोग के पीछे भौंकने लगा, हम लोग तुरंत क्या हो जाएंगे? उछल के डर जाएंगे और हम लोग क्या कर लेंगे? एकदम हमारा दिल का धड़कन क्या होगा? तेज हो जाएगा। दिल का धड़कन क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा और हम लोग बहुत तेज डर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एकदम डर जाएंगे। क्यों? ये क्या हुआ? तो हमारे शरीर में कुछ इस तरह क्या होते हैं, कुछ लिक्विड टाइप के रिलीज होते हैं जो इस तरह के हमारे अंदर क्या करते हैं? परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। ये हमारे अंदर क्या करते हैं? इस तरह के परिवर्तन हमारे अंदर उत्पन्न करते हैं। कुछ हमारे के अंदर द्रव होते हैं, द्रव पदार्थ होते हैं। इस द्रव पदार्थ कुछ केमिकल होते हैं, द्रव पदार्थ उसको केमिकल बोल देते हैं। केमिकल यानी कि रासायनिक पदार्थ। यह रासायनिक पदार्थ क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर एक तरह से उद्दीपनों का उद्दीपन मतलब जैसे हम लोग छुए तो यहाँ पे एक उद्दीपन जन्म लेता है। इस उद्दीपन को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट यानी कि एक जगह दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, परिवहन करता है। यह दोनों के द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा भी होता है और किसके द्वारा होता है? हार्मोन यानी एक रासायनिक पदार्थ के द्वारा भी, जिसे क्या होते हैं? हार्मोन। तो हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं, क्या करती हैं? कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो रासायनिक पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जो एक तरह से उद्दीपनों का परिवहन में मदद करती है। ये रासायनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? हार्मोन्स। क्या कहलाते हैं? हार्मोन्स। एक बार और सुनो, क्या बताओगे कि समस्त जंतुओं के अंदर क्या होता है? सूचनाओं का आदान प्रदान तंत्रिका तंत्र के साथ साथ एक रासायनिक पदार्थ द्वारा भी किया जाता है। यह रासायनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? हार्मोन। क्या कहलाते हैं? हार्मोन। और ये रासायनिक पदार्थ जिन ग्रंथियों द्वारा क्या किया जाता है? रिलीज किया जाता है। रिलीज मतलब उसे क्या बोलते हैं? स्त्रावित किया जाता है। स्त्रावित किया जाता है। उन ग्रंथियों क्या बोलते हैं हम लोग? अंतःस्रावी ग्रंथियां। समझ में आ रहा है? जैसे हम कहें कि हमारे शरीर के अंदर ये अंग है, ये क्या है? अंग है। ये एक तरह से केमिकल क्या कर रहा है? स्त्रावित कर रहा है। क्या कर रहा है? और यह केमिकल क्या कर रही है? हमारे अंगों के अंदर क्या कर रही है? सूचनाओं के आदान प्रदान में मदद कर रही है। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? हार्मोन्स। क्या बोलेंगे? हार्मोन्स। हार्मोन्स। और यह अंग क्या कहलाएगा? अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या कहलाएगा? अंतःस्रावी ग्रंथि। बात समझ रहा है? कोई दिक्कत? अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब समझो अंतःस्रावी ग्रंथियां करती हैं, यह जिस हार्मोन्स को रिलीज करते हैं यानी स्रावित करते हैं, यह हार्मोन डायरेक्ट कहाँ चली जाती हैं? ब्लड में। कहाँ चली जाती हैं? ब्लड में। और जिस अंग को टारगेट करना होता है, जैसे हमारे अंदर हम लोग डरते हैं तो हमारे दिल का धड़कन तेज होता है। कौन तेज होता है? दिल का धड़कन। तो टारगेट किसको बनाएंगे? दिल के धड़कन को। किसको बनाएगी? दिल के धड़कन। इसी तरह अलग अलग अंग क्या होते हैं? एक तरह से प्रभावित होते हैं। अलग अलग क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। तो यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि रहेगा। यह क्या करेगा? एक केमिकल सब्सटेंस को या केमिकल पदार्थ, रासायनिक पदार्थ को क्या करेगा? स्रावित करेगा। यह केमिकल पदार्थ क्या कहलाएगा? तुम्हारा रासायनिक पदार्थ क्या कहलाएगा? हार्मोन्स। यह हार्मोन्स किसी एक सेलेक्टेड कोई भी एक अंग को टारगेट बना लेगा और उसी क्या करेगा? प्रभावित करेगा। उसी क्या करेगा? प्रभावित करेगा। तो यह किस में मिल जाती है? ब्लड में। किस में मिल जाती है? ब्लड में। इनके लिए कोई अलग से पाइप दौड़ा नहीं है। हमारे शरीर के अंदर से कोई अलग से पाइप नहीं दौड़ा है। इसका मतलब ये क्या होगी? यह नलिका विहीन होती है। हाँ, क्या बताओगे? अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसे होती हैं? नलिका विहीन होती है। इनके लिए अलग से कोई नलिका नहीं होती है। कोई एक अंतःस्रावी ग्रंथि रहेगा, वह एक क्या करेगा? हार्मोन्स को क्या करेगा? स्रावित करेगा। वह हार्मोन डायरेक्ट किसमें मिल जाएंगी? हमारे ब्लड में, रक्त मिल जाएंगी और किसी एक अंग को प्रभावित करेंगे और उसी क्या करेंगे? चाहे धीमे करेंगे, तेज करेंगे, जो मन वही करेंगे, टारगेट करके अपना उसी को प्रभावित करेंगे। लेकिन इनके लिए अलग से कोई नलिकाएं नहीं होती है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है? नलिका विहीन होती है। क्या होती है? नलिका विहीन होती है। डायरेक्ट समझ जाती हैं ब्लड में। ब्लड मिलकर हमारे बॉडी में क्या करती है? एक तरह से मैसेज का भी, इंफॉर्मेशन का भी क्या करते हैं? आदान प्रदान करती हैं। और भी क्या करती हैं? हमारे अंदर के अलग अलग उद्दीपनों को क्या करती हैं? जागृत करती हैं। जैसे डरना भी ये हार्मोन्स की वजह से हो जाता है।
और भी कई होते हैं, हमारा ब्रेन भी कई तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है, वही हम लोग एक करके पढ़ेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि समझ में आया क्या होता है? क्या बताओगे? हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो क्या करती हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ को स्रावित करती हैं, और ये रासायनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स क्या करते हैं? हमारे शरीर के अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो इस तरह से क्या कहलाते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। ये नलिका विहीन होती है, इनके लिए अलग से कोई नलिकाएं नहीं होती। बात समझ में आ रहा है? हाँ, एक एक करके लिख दे। क्या हमें लग रहा है तुम लोग नहीं समझ रहे? एक एक लिखेंगे तो समझ में आएगा। हाँ, इसको लिख देता, नहीं लिखने में तो लोग दिक्कत होगा। चलो अब हम इसे लिखने, अब समझ लो क्या होता है। तो जंतुओं के अंदर या भीतर कुछ ग्रंथियां होती हैं जो रासायनिक पदार्थ के स्रावण करती है। यह रासायनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? हार्मोन्स कहलाते हैं। ये हार्मोन्स, अब देखो हमारे शरीर के अंदर बहुत सी ग्रंथियां जो क्या करती है? रासायनिक पदार्थों का स्रावण करती हैं। लेकिन ऐसे रासायनिक पदार्थ जो हमारे खून में मिल जाए, जो हमारे खून में मिल जाए और मिल करके क्या कर रहे हैं? सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, उसे हार्मोन्स कहते हैं। सभी रासायनिक पदार्थ हार्मोन्स नहीं करें। क्या बताओगे? कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ग्रंथियां होती है जो क्या करती है? सूचना और रासायनिक पदार्थ का स्रावण करती है। अगर ये रासायनिक पदार्थ हमारे खून में मिल जाएंगे और मिल करके क्या करें? सूचनाओं का आदान प्रदान करने में मदद करेंगे, तो वह रासायनिक पदार्थ क्या कहलाएंगे? हार्मोन्स। क्या कहलाएंगे? हार्मोन। बस में रहे तो क्या बताओगे? यह रासायनिक पदार्थ का स्रावण करती हैं और यह रासायनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? हार्मोन्स। तथा यह जंतुओं के भीतर सूचनाओं का परिवहन करने में मदद करती हैं। यह जो हार्मोन्स होते हैं क्या करते हैं? सूचनाओं का आदान प्रदान करने में मदद करते हैं। बस में रहे, ये ग्रंथियां ही अंतःस्रावी ग्रंथियां, वह ग्रंथियां जो कि इस तरह के केमिकल यानी रासायनिक पदार्थ का स्रावण करते हैं, उन्हीं ग्रंथियों क्या बोलते हैं हम लोग? अंतःस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां। यह जब ग्रंथियां किसी रासायनिक पदार्थ का स्रावण करती हैं तो वह सीधा जाके हमारे खून में मिल जाती हैं, इनके अलग से कोई नलिका नहीं होती। तो यह ग्रंथियां क्या होती है? ये नलिका विहीन होती है। क्या होती है? नलिका विहीन होती है। अब ये समझ में आया? हाँ, अब हम एक एक करके अलग अलग ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। ऊपर से ग्रंथियां स्टार्ट करेंगे, ऐसे नीचे तक हम लोग पढ़ते जाएंगे। यह पूरा डेफिनेशन है, यहाँ परिभाषा। अब इसको लिख लो, हम आगे समझाएंगे।